स्टार्ट। आंख भी खोलनी पड़ती है जनाब, आंख भी खोलनी पड़ती है जनाब उजाले के लिए, केवल सूरज के आने से अंधेरा नहीं मिटता। आपको आंख खोलनी पड़ती है। कुमार गौरव आपके सामने आ चुका है और इस मार्च के महीने को बेहतरीन बनाने के लिए, इस सप्ताह को बेमिसाल बनाने के लिए मैं आपके सामने हूं। चलो ठीक है, मैं राख ही सही, चलो ठीक है मैं राख ही सही, लेकिन इस राख के अंदर भी आग दबी बैठी हुई है। तो आइए, स्वागत है आपको बहुत कुछ पढ़ाने, बहुत कुछ समझाने, आपके एग्जाम को फोड़ने के लिए, एग्जाम में जो जरूरी है उस पर बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप भविष्य में कोई भी एग्जाम दीजिएगा जो आपकी मर्जी हो, वहां पर आपको ये जो 7 क्लास 6 क्लास जो आने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, बहुत कारगर आपके लिए सिद्ध होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। रघुवीर, प्रतिभा, शिवानी, महाकाल का दीवाना, रामेश्वरम, जोशना, पपीता, चंद्रिका, अभय, प्रियांशु, पंकज, लक्ष्मी, सभी का स्वागत है आप सभी का। बस आप पूरे ध्यान से क्लास को देखिएगा। मैंने 100 महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आज की क्लास के अंदर लिए हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, मैंने आपसे पहले पूरा टाइम टेबल शेयर कर दिया है। अब आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी आपका मैच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा यही टाइम टेबल रहने वाला है। मैं आपके सामने डेली 8 बजे उपस्थित रहने वाला हूं यहां पर। इसमें पहली क्लास पॉलिटी की आज होने वाली है, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास होने वाली है। उसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स और फिर 7 फेरे वाली सीरीज ऑल इन वन जो है ये आपकी शनिवार को होगी। ठीक है, ये 6 क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, आपकी जब भी मर्जी हो क्लास ले लीजिएगा, पर ये 6 क्लास मिस मत करना। इन 6 क्लास का हर पॉइंट आपकी कॉपी के अंदर नोट होना चाहिए। और आज का जो हमारी पहली क्लास होगी वो होगी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो पॉलिटी है आपका, जो राज्य व्यवस्था है, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो इस 6 दिन के बाद से मैं फिर वापस से दोबारा जो है ऐसी क्लास आपके लिए दोबारा प्लान कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वाला जो नया पहल है, ये जो नई इनिशिएटिव है उसके बारे में। ठीक है, हम बहुत कम टाइम का उपयोग करेंगे जिससे कि आप कम टाइम में सारी बातों को रिवाइज कर लेना। 100 से ऊपर पॉइंट रहेंगे, हर पॉइंट महत्वपूर्ण। मैंने खुद अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया इस पॉइंट को बनाने के लिए आप सभी के सामने। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कभी सवाल आपसे पूछ ले भाई संविधान सभा का जो पहली बार विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो मानवेंद्र नाथ रॉय। इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो नाम का फुल नाम क्या है, तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो है एम.एन. रॉय, इन्होंने प्रस्तुत किया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1934 में किया ना। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके आधार पर किया गया। 1946 में हुआ। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन में आपके कौन थे, इस कैबिनेट मिशन में पैंथिक लॉरेंस जो है 3 लोग थे, तो पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर पूछूं आपसे इसके अंदर, तो पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पैंथिक लॉरेंस थे और कुल मिलाकर 3 मेंबर इसमें शामिल थे। और 1946 में संविधान सभा जो है इसका निर्माण किया गया। इसने हर 10 लाख पर एक सीट तय करी और कुल मिलाकर के 389 सीट जो है इसके द्वारा तय की गई, जिसमें से 296 सीट जो है वो तो हमारे इनके ऊपर तो चुनाव की बात कही, और 93 जो सीट है आपके ये जो देशी रियासत थे इनके लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, इस 296 में भी 292 सीट जो है जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए कर दी गई, और 4 सीट जो हमारे यूटी थे उस समय आपके उनके लिए दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और मेरवाड़ा के लिए। ठीक है, भारत के संविधान का शीर्षक भारत का संविधान अनुच्छेद 393 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हो सवाल पूछे भाई भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लाइन कहां पर लिखी है, ये लाइन आपके आर्टिकल नंबर 393 के अंदर लिखी है, 393। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अच्छा प्रस्तुत कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसको एक्सेप्ट कब किया गया है, 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया, और यही बाद में क्या बन गई, यही बाद में जो है वो बन चुकी है प्रस्तावना। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही बाद में प्रस्तावना बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो प्रस्तावना कब प्रस्तुत होती है, कब आपके प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय जो है वो 3 प्रकार का है। ठीक है, कैसा है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। तो न्याय 3 तरह का है और जो लिबर्टी है वो 5 तरह की। ठीक है, स्वतंत्रता 5 तरह की है आपके, ध्यान रखना। और जो आपकी समानता है वो 2 प्रकार की। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की लिबर्टी और 2 प्रकार की आपकी समानता। न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लिबर्टी कौन कौन सी है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना। सवाल बन सकता है कौन सी नहीं है, सवाल ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की है। और समानता की बात करूं आपसे तो प्रतिष्ठा की है और अवसर की समानता। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं से, और संविधान में इस अनुसूची में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। अगर पूछूं आपसे 15वीं जो भाषा थी वो 21वां संविधान संशोधन इसके द्वारा आती है सिंधी भाषा। ठीक है, और 16, 17, 18 पूछूं आपसे ये आती है नेपाली, मणिपुर और कोंकणी है ना, ये आती है किससे आपके, ये आती है 61 और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ठीक है, और वहीं आपके 19, 20, 21 और 22 ये 4 लैंग्वेज जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये किससे आती है, ये आती है आपके 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2003 इसके द्वारा आती है। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था 1967 के अंदर आता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं। आप बात उपबंध संविधान के भाग 18। ठीक है, सवाल पूछे कि जो इमरजेंसी क्लॉज है वो कौन से भाग में, भाग 18 के अंदर। ठीक है, और आर्टिकल 352 से 356 के बीच में आपको ध्यान रखना है। संविधान में संशोधन से संबंधित उपबंध जो है संविधान के भाग 20 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उल्लेख कहां पर है, भाग 20 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 368। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां से लिया हमने इसको, साउथ अफ्रीका जो यहां से लिया। ठीक है, आपातकाल में मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात हमने कहां से ली, ये बात हमने जर्मनी का जो 22वां संविधान है वहां से लिया। कहां से लिया, जर्मनी का जो 22वां संविधान है वहां से लिया कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, राजभाषा से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है। ठीक है, जो हमारी राजभाषा है उसका उल्लेख कहां पर है, भाग नंबर 17 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर पूछूं आपसे 343 से 351 आर्टिकल। ठीक है, 343 से 351 जो है आर्टिकल नंबर 343 के अंदर लिखा हुआ है संघ की राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है वो क्या होने वाली है। 343 में, 345, 344 में लिखा हुआ है कि राजभाषा के लिए जो है एक आयोग बनाया जाएगा, ये भी आपको छापना है। और एक आयोग बना भी है, आयोग बनाने वाला राष्ट्रपति होगा और बीजी खरे आयोग जो है ये बन चुका है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति ये आयोग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं करेंगे। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि जो राष्ट्रीय आपात होता है आर्टिकल 352 उसमें सारे के सारे मौलिक अधिकार का निलंबन संभव है, लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है इनका सस्पेंशन संभव नहीं है। आपको ध्यान रखना है, स्टार लगाना। 44 में वैसे सारे के सारे पॉइंट स्टार की। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या दोस्तों होता है, इसके द्वारा आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से बाहर किया गया और उसके स्थान पर क्या कर दिया, उसके स्थान पर उसको विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे,
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भाग 3 की बात कर रहा है, इसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 3 की बात कर रहा है। अच्छा, मैंने दोस्तों आपसे यहां पर ये कहा कि अब जो है क्या बन चुका है, अब जो है आर्टिकल 301 के द्वारा ये जो है एक लीगल राइट बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान का भाग 4 किसकी बात करता है? डीपीएसपी की बात करता है ना। डीपीएसपी की बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, राज्य में पॉलिसी कैसे बनेगी उसकी बात करता है, ठीक है। ये भाग 4 है। आर्टिकल 36 से 51 की बात करता है, ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल जो 38 है किसकी बात करता है? लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 38 जो इसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 44 की बात करूं आपसे, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। मतलब कि जो भी दीवानी जो मामले होते हैं, जैसे कि संपत्ति का मामला है, गोद लेने का मामला है, विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, इन सब मामलों के अंदर चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इन सब मामलों में सभी के लिए कानून एक समान होगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन किसके लिए होगा? ये सिविल मामलों के अंदर होने वाला है, ठीक है। अब ये बात कहां पर? आर्टिकल नंबर 44 में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे, अभी इसके लिए बिल लाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अभी इसके लिए बिल ला चुका है और इसको लागू भी कर चुका है उत्तराखंड अपने वहां पर, ठीक है। भारत के संविधान के 42वां संविधान संशोधन, आप सभी परिचित है, 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा है, ठीक है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत बड़ा चेंज जो है इसके द्वारा किया गया, आप जानते हो, ठीक है। इसके द्वारा एक तो भाग 4A को जोड़ा गया, ठीक है। तो भाग 4A जो है इसको जोड़ा गया था इसके द्वारा, जो कि आप जानते हो कौन, जो कि जो है मौलिक कर्तव्य का भाग था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, ये भी आपको परिचित हो इससे ना। भाग 4A के अंदर जो है आर्टिकल 51 आता है और इसके अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो इसके द्वारा जोड़े गए, ठीक है। वर्तमान में 11 हो चुके हैं, एक और जुड़ चुका है जो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। 42वां देखो, भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जो है आर्टिकल 51 में जोड़ा गया, जिसमें इसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। इसकी संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है, एजुकेशन संबंधित था। इसके द्वारा आर्टिकल 51A में पार्ट के जोड़ा गया था, जो कि नॉलेज एजुकेशन के लिए, ठीक है, के फॉर नॉलेज एजुकेशन के लिए था। 86वां संविधान संशोधन। वर्तमान में कुल 11 क्या है मौलिक कर्तव्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित मेंबर दोस्तों ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेगा, ठीक है। देखो भारत के राष्ट्रपति होगा, ये बात कहां पे लिखी है? ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 में लिखी है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये बात कहां पर है? आर्टिकल 53 में। उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेगा, ये बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 54 में। इसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल कहते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कहते हैं, निर्वाचक मंडल। आप तो पूरी क्लास लो और फिर मुझे बताना आप जो है कि ये क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी है ना। निर्वाचक मंडल कहते हैं उसको, ठीक है। इलेक्टोरल उसको कहते हैं ना। इसमें कौन-कौन भाग लेता है बेटा, ध्यान रखना। आपके जो निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेगा? इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, पहली बात तो। नॉमिनेटेड भाग नहीं लेंगे, ठीक है। चाहे लोकसभा चाहे दोनों में से इलेक्टेड भाग लेंगे। इलेक्टेड एमएलए भी भाग लेंगे, ध्यान रखना। इलेक्टेड एमएलए भी भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा? तो देखो नॉमिनेटेड आपके जो है वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, जैसे जो 6 राज्यों के अंदर है विधान परिषद जो है उसके मेंबर भी भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के मेंबर आपके भाग लेने वाले। इसके अलावा दिल्ली पुदुचेरी भी भाग लेंगे, इनके भी जो आपके एमएलए होंगे वो भाग लेंगे, ठीक है। ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये बात जो आर्टिकल नंबर 54 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का तरीका क्या होगा वो लिखा हुआ है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होने वाली है और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित मेंबरों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। मृत्युदंड को क्षमा करने वाला एक मत अधिकारी राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 72 में जो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है उसको क्षमा करने की पावर किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति के पास में न्यायिक शक्ति भी। कभी-कभी सवाल पूछता है क्या राष्ट्रपति अर्ध न्यायिक संस्था है? तो बिल्कुल है, उसके पास में कैपिटल पनिशमेंट को माफ करने की पावर है। अगर आपसे पूछूं आपसे, क्षमादान की पावर राष्ट्रपति के पास में भी है और राज्यपाल के पास भी। राज्यपाल के पास कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर आपके 161 जो है ये राज्यपाल के पास में, ठीक है। लेकिन राज्यपाल ध्यान रखना एक तो कैपिटल पनिशमेंट को माफ नहीं कर पाएगा और एक मार्शल लॉ जो है इसको भी माफ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 57 में उपलब्ध। देखो आर्टिकल 52 में भारत राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति उसके पास होंगी, 54 में निर्वाचक मंडल होगा, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, 56 में उसका कार्यकाल होगा, 57 में उसका री इलेक्शन होगा, 58 में उसकी योग्यताएं होंगी, 59 में उसकी कंडीशन होगी, 60 में उसकी शपथ होगी, 61 में उसका महाभियोग होगा। सारे के सारे मैंने लिख दिए। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 के अंदर उसका निर्वाचक मंडल, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 में कार्यकाल टेन्योर टर्म ऑफ ऑफिस, 57 में री इलेक्शन, 58 में उसकी क्वालिफिकेशन, 59 में कंडीशन, 60 में शपथ, 61 में क्या होगा? महाभियोग या फिर इंपीचमेंट होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 57 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। री इलेक्शन हो सकता है कितनी बार चाहो उतनी बार हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 74 में बात लिखी हुई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक 15% मंत्री हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछूं आपसे मंत्री परिषद की बात करूं आपकी यहां पर जो है संविधान में मिनिस्ट्री के अंदर कितने मंत्री होंगे तय नहीं था, ठीक है। लेकिन 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 के अंदर और इसके द्वारा तय हुआ कि लोकसभा के 15% जो है वो मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के अंदर ये वाला मामला नहीं है। दिल्ली के अंदर जो है केवल 10% मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, इसमें जो मुख्यमंत्री वो शामिल होंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको ना। तो 15% का रूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 में अनुच्छेद 79 का शीर्षक है संसद, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल है? पार्लियामेंट के दो आपके क्या है? दो हाउस है। कौन-कौन से हाउस है? दो आपके, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। ये कहां पर है? ये आपके पार्लियामेंट जो है संसद जो है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। राज्यसभा कौन से में? आर्टिकल 80 में। लोकसभा किसमें? आर्टिकल 81 के अंदर, ठीक है। और इसके अंग की बात करूं आपसे, 3 इसके अंग है ना, 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बढ़िया सवाल, ध्यान रखिएगा। संसद के हाउस कितने? 2 हाउस है। कौन-कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। संसद के अंग कितने आपके? 3 है, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति द्वारा आहूत होती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जॉइंट सिटिंग की समनिंग कौन करता है? समनिंग का मतलब बुलाता कौन है? तो जॉइंट सिटिंग को ऑलवेज कौन बुलाएगा? आपके राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग को हमेशा आहूत करना काम किसका होगा? वो आपके राष्ट्रपति का होने वाला है। और आर्टिकल नंबर 108 के अंदर जो है जॉइंट सिटिंग का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 108 में जॉइंट सिटिंग का उल्लेख आपको ध्यान रखना है और राष्ट्रपति ही जॉइंट सिटिंग को बुलाता है। लेकिन जॉइंट सिटिंग का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर जो है ये इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं हो तो कौन होगा? डिप्टी स्पीकर जो है वो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो क्या होगा? तो आपके ध्यान रखना राज्यसभा का, आपके राज्यसभा का जो उपसभापति है वो इसका हेड होगा। ये तीनों पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। या तो स्पीकर हेड होगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हेड होगा, और अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति आपके वो हेड होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का, जॉइंट सिटिंग दोस्तों कहां पर नहीं आती है? तो मनी बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं आती है, ठीक है। जो मनी बिल है इसके ऊपर जो है जॉइंट सिटिंग नहीं आती है। और संविधान संशोधन बिल पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसके ऊपर भी जॉइंट सिटिंग नहीं आती है। जॉइंट सिटिंग कहां पर नहीं आती है? मनी बिल के ऊपर नहीं आती है और इसके अलावा जो है संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके ऊपर भी नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक भारत में केवल 3 बार जो है
संयुक्त बैठक हुई है, ध्यान रखिएगा ना, आर्टिकल 108। अच्छा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। बस आप तो केवल दिल भेजते रहो। ये मार्च का महीना मैं आपके लिए ऐतिहासिक बना दूंगा जीके जीएस के लिए। बस आप इस मार्च के महीने में पूरी शिद्दत के साथ में सारी क्लासेस देते रहना। मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं इस मार्च के महीने में, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो लोकसभा के अंदर आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वो किसमें आएगा? लोकसभा के अंदर आएगा। कितने मेंबर की अनुमति चाहिए आपकी? 50 सांसद चाहिए, आपको ध्यान रखना है। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति, कोरम, इंग्लिश में क्या होता है? कोरम। देखो, जो भी कीवर्ड है मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है। आहूत होता है समनिंग करना, क्या समनिंग करना, और आपके अविश्वास का मतलब होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। गणपूर्ति जो होता है इसका इंग्लिश वर्ड है कोरम। क्या है इसका इंग्लिश वर्ड? कोरम है। मतलब किसी भी सदन की बैठक को चलाने के लिए जो न्यूनतम मेंबर चाहिए होते हैं उसे कोरम कहते हैं। और यहां पर 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 कोरम होता है, ठीक है। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। कभी-कभी वो यूपी नहीं पूछता आपसे, वो पूछता है सेकंड स्थान पे कौन है, या फिर ऑप्शन में पूछता है कि सर्वाधिक लोकसभा की सीट कहां पर है। नंबर फर्स्ट पश्चिम बंगाल, नंबर सेकंड महाराष्ट्र, नंबर थर्ड अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की बात करूं आपसे, 80 लोकसभा सीट यहां पर है। आपको ये टॉप दोस्तों अपने आप में ध्यान रखिए। और विधानसभा सीट वहां पर भी टॉप है, अभी आगे दिखा दूंगा आपको ना। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मोस्तेज है, लिखना आपके यतो धर्मोस्तेज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य। महत्वपूर्ण सवाल। शुरुआत कब होती है? 28 जनवरी 1950 को शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। 1+7 इसका उस समय जो है स्ट्रक्चर था, ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी की तारीख भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या 8 में ना, 1+7, ठीक है। 1+7 था, 1+7 है ना। तो एक मुख्य न्यायाधीश और आपके साथ जो है अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अच्छा, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल चेकानिया जो है वो उस समय मुख्य न्यायाधीश पहले, ठीक है। अभी 51वें नंबर के कौन है? तो वो कौन? आपके जस्टिस आपके संजीव खन्ना, जो आपके ये वर्तमान में भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी, है ना। एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? एम फातिमा बीबी, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछूं आपसे कौन आपके? तो हाई कोर्ट में जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, ठीक है, केरल के अंदर ना। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करूं आपसे, वो कौन थी लिखना? तो वो थी आपके कौन? लीला सेठ। कौन सी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के अब तक के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति बने थे कौन? आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए, वीएस रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयोग। जो भी सवाल बन सकते हैं, जिस प्रकार के सवाल बन सकता है, ऐसे 100 महत्वपूर्ण पॉइंट, मतलब इनको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। इनको सेलेक्ट करने में, निकालने में बहुत टाइम लगा है, पर मंजूर है। जब पेपर आए तो उसमें फोड़ के आना, ठीक है। देखिए, रमा देवी की बात करूं आपसे, ये कौन है? भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक बात महिला कौन है? वो रमा देवी, ठीक है। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में कौन? आपके ज्ञानेश कुमार जी। कौन है? वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी लेटेस्ट अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ना। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। एक तो भारत में आता है राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है। ये हमारा एजुकेशन वाला 2009 ना, और राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछूं आपसे, ये 2005 का हो गया। कब लागू होता है? 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है, ठीक है। तो सवाल पूछे कभी आपसे कि जो इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है भारत का, वो 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है। अधिनियम जो है वो 2005 का अधिनियम हो गया, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 2015 में। किसको रिप्लेस करता है नीति आयोग? आपके ये नीति आयोग जो है वो योजना आयोग को रिप्लेस करता है, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर होती है, ठीक है। योजना आयोग को रिप्लेस करने वाला कौन? आपके नीति आयोग इसको रिप्लेस करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री खुद इसके हेड होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है ना। यहाँ के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ के वर्तमान सीईओ कौन है? वीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये यहाँ के वर्तमान सीईओ, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इसके उपाध्यक्ष, सुमन बेरी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है, और वीबीआर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 82 महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके, अनुच्छेद 82, ठीक है। आप देखते हो लोकसभा की सीट होती है और उन सीटों की बाउंड्री कैसे तय होती है कि भाई ये वाली लोकसभा की सीट यहां तक होगी, उसकी बाउंड्री तय करने के लिए हमारे पास एक आयोग है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ना। जो परिसीमन जो आयोग है उसका जिक्र कहां पर? आर्टिकल 82 में। प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन किया जाएगा, ये तय हुआ था। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के आदेश होता है। अब तक केवल 4 बार परिसीमन हुआ है, ठीक है। 1952 में हुआ है, 1951 की जनगणना हुई उसके 1 साल बाद हुआ, 61 की जनगणना हुई उसके 1 साल बाद हुआ, 71 की हुई उसके बाद में हुआ, और 2001 की हुई 2 में हुआ, ठीक है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? 4 बार हुआ है, ध्यान रखना। परिसीमन, ठीक है। आर्टिकल 82 परिसीमन के बारे में उल्लेख करता है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में होती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पूछे आपसे, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी स्थापना 1953 में होती है, और इसकी स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर होती है? ये आपके फजल अली कमेटी की सिफारिश पर होती है, ठीक है। कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम है फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग जो है ये कमेटी का नाम है। इसमें 3 मेंबर, कितने? 3 मेंबर इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से? तो फजल अली हो गए, एक तो आपके इसके अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू हो गए, और आपके के एम पणिक्कर हो गए। ये सवाल भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। ये 3 के अलावा कोई एक नाम और दे देगा आपको, तो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ा वकील कौन आपके? वो है महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब चाहे इसको अपॉइंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपने पद पर रहता है महान्यायवादी। आर्टिकल 76, ठीक है। वही राज्य में कौन होता है? राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है 165, ठीक है। तो राज्य में महाधिवक्ता होता है, आर्टिकल नंबर 165, और सेंटर में आपके महान्यायवादी होता है ना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारा चेंज हमारे संविधान में आता है। एक तो भाग 4 ए आया जिसको हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल नंबर 51 है, ठीक है। एक तो वो आगे इसके द्वारा, ठीक है। एक दोस्तों इसके अलावा भाग 14 ए भी आता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 323 ए और आर्टिकल नंबर 323 बी कहते हैं। प्राधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जो है, उसकी बात यहां पर की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल पूछूं आपसे 48 ए जो है अभी आगे आने वाला बताऊंगा आपको। आर्टिकल नंबर 48 ए भी इसके द्वारा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 जो ए है आपकी, वो भी फ्री लीगल एड, आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो भी इसके द्वारा संविधान के अंदर जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप प्रस्तावना में संशोधन की बात करूं आपसे, तो वो भी किससे होता है? इसी के द्वारा प्रस्तावना के अंदर जो है अमेंडमेंट भी किया गया, संशोधन भी किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसी के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके संवर्ती सूची के अंदर ट्रांसफर किया गया, जिसमें एजुकेशन शामिल है, शिक्षा शामिल है, आपके वन शामिल है, वन्य जीव शामिल है उसके अंदर, आपके माप तौल शामिल है उसके अंदर, और न्याय प्रशासन जो है ये शामिल है। तो 5 चीजें जो है आपके राज्य सूची से निकल करके संवर्ती सूची के अंदर आती है। कौन कौन लिस्ट के अंदर आती है आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में अब तक 106
संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। 106वां संवैधानिक संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। ध्यान रखना, अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया था इसको नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर। भारत के संविधान में अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो डन हो चुके हैं, ठीक है। अभी दोस्तों जो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो अभी पारित नहीं हुआ है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये पारित नहीं हुआ है, रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर जो है इसको लाएगा। अभी बिल है ना, ये केवल अभी बिल है। बिल जब पार्लियामेंट से पारित होता है, राष्ट्रपति जी साइन करते हैं तो बिल क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। लगाओ स्टार। सवाल पूछे कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीवीसी जो है इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है, संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होता ना, लॉर्ड को हटाओ पहले तो आपके झंडूबाम वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अच्छा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे झंडूबाम क्लाइव। कौन थे, झंडूबाम क्लाइव जो है ये आपके पहले गवर्नर। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं आपके, तो विलियम बेंटिक। कौन बनता है, विलियम बेंटिक बनता है, ठीक है। और भारत का पहला वाइसरॉय कौन बनता है, तो भारत का पहला वाइसरॉय जो है ये बनता है कौन, आपके कैनिंग। कौन बनता है, कैनिंग जो है भारत का पहला वाइसरॉय, ठीक है। अच्छा, पहला भारतीय पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, सी राजगोपालाचारी। इनके बाद में ये पोस्ट समाप्त कर दी, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी, आपको ध्यान रखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों ना, इस एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ पर दो पोस्ट आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो बीओडी था आपके वो व्यापार के लिए आया और जो बीओसी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ईआईसी के ऊपर राजनीतिक कंट्रोल करने के लिए आया, ठीक है। तो भारत में जो द्वैध शासन है, ड्वेल सिस्टम जो है उसकी शुरुआत कब होती है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। महत्वपूर्ण सवाल है, देखो इस एक्ट के तहत ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत होती है। एक बीओडी बनाया गया व्यापारिक मामलों के लिए, बीओसी बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए, और ये 1858 का जो अधिनियम आएगा ना उसके द्वारा समाप्त होगा। क्या आप जानते हो, इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल भारत में समाप्त किया गया। जब दोस्तों ईआईसी नहीं रहेगी तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो बीओडी और बीओसी का समाप्ति कब होती है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है इनकी समाप्ति होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सचिव का पद कहां पर आता है, इसी एक्ट में भारत सचिव का पद, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत सचिव का पद कहां पर आता है, 1858 के एक्ट में आता है। और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है आपके भारत से अंत हो गया और जो क्राउन है जो आपके महारानी जो है उसका सीधा रूल भारत में स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1909 का एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन आपकी प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्लियामेंट एक्ट। क्या बोलते हैं, मार्लियामेंट एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा भारत में कम्युनल इलेक्शन जो आपके ये शुरू हुआ, ठीक है। मतलब कि दोस्तों मुसलमान वाले एरिया में मुसलमान व्यक्ति वोट देगा और मुसलमान व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, ठीक है। वोटिंग भी केवल वही लोग करेंगे। ये जो था आपके ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी 1909 के एक्ट में चालू होती है। 1919 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत होती है। सवाल पूछेंगे प्रांतों में ड्वेल सिस्टम कब चालू होता है, तो प्रोविंस के अंदर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से शुरुआत होती है। समाप्ति कब होती है, समाप्ति आपके 1935 के अधिनियम से प्रांतों में होती है, प्रांतों में एंड हो गया। और जो केंद्र है यहाँ पर केंद्र में ड्वेल सिस्टम जो है ये स्टार्ट हो गया। सवाल बहुत सारे बनेंगे, पूरे ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है। अच्छी लगे तो क्लास लाइक जरूर कर देना, लाइक जो है वो जरूरी है ना आप सभी का, ठीक है, मेहनत के लिए ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन शाही आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ जो है ये इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, आपको ध्यान रखना है। 3 मेंबर थे, 35 लॉरेंस जो है वो इसके हेड थे। संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे, उस दिन सोमवार था भाई साहब। सवाल पूछ ले कभी आपसे, आप रीजनिंग लगाने लग जाओ, यहाँ पर वो निकालते ना सोमवार था मंगलवार था, रीजनिंग में मत घुसना, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में विधिवत शुरुआत होती है, ठीक है। जो सेंट्रल हॉल है आपके उसमें पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, ठीक है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया आपके, मतलब टेम्परेरी आपके हेड किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इनको टेम्परेरी हेड इसके अंदर बनाया गया, ठीक है। 9 तारीख को पहली बैठक होती है, 10 तारीख को दूसरी बैठक होती है और 11 तारीख को आपकी तीसरी बैठक होती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि 9 को पहली हुई और 11 को दूसरी हुई, ठीक है। नहीं, 9 को पहली, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी होती है और 13 को पांचवी होती है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई प्रस्तावना संविधान में किस बैठक में पेश होती है, तो पांचवी में। कौन सी में, पांचवी में ना, तीसरी में नहीं होती, पांचवी में ना। कई लोग सोचते हैं 9 को पहली, 11 को दूसरी, 13 को तीसरी, गलत है ना। 9, 10, 11, 12, 13 पांचों दिन बैठक होती है। हाँ, 11 दिसंबर की जो बैठक थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान सभा में कुल 15 महिला मेंबर थे ना, संविधान सभा में कुल 15 महिला मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रारूप समिति जो है इसका फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947 को होता है, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका निर्माण कब होता है, 29 अगस्त 1947 को होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे ना। 26 नवंबर 1949 को अपनाए संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 उसके अंदर भाग थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जोड़े गए। कौन-कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। प्रस्तावना में केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है और यही आपका अमेंडमेंट था 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये 3 वर्ड आपके वहां पर जोड़े गए, ठीक है। पहले प्रस्तावना में अमेंडमेंट का रूल नहीं था, लेकिन फिर 24 अप्रैल 1973 को भारत में ऐतिहासिक केस होता है, केशवानंद भारती केस। कौन सा है, केशवानंद भारती केस होता है। इस केस के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है, ये यहां पर कहा गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल का नहीं है। राष्ट्रपति का कहां पर है, आर्टिकल 60 में ना, उपराष्ट्रपति का कहां पर आपके आर्टिकल नंबर 69 में, ठीक है। और राज्यपाल का कहां पर आपके आर्टिकल नंबर 159 में। राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में उल्लेख है ना। छठी अनुसूची जो इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, जहां भी हॉट स्पॉट है वहां सवाल मैंने बनाए, ठीक है। कम टाइम में अधिक सवाल कराने की गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में छठी अनुसूची। मैं चाहूं तो इस क्लास को 5 घंटे तक पढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो इस क्लास को 1 घंटे में आपको खत्म करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों का उल्लेख छठी अनुसूची में, इन चारों राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन होता है 1951, ठीक है। हां, सवाल पूछे आपसे कि भाई अंतरिम संसद के द्वारा किस संविधान संशोधन को अनुमति मिली थी। देखो, संसद की जो पहली बैठक होती है 1952 में होती है ना, लोकसभा की और राज्यसभा की पहली बैठक 52 में होती है और ये वाला अमेंडमेंट 1951 में आ गया, ठीक है। मतलब संसद ने तो अप्रूवल दिया नहीं होगा, संसद थी दोस्तों आपके समय, जो संविधान सभा थी ना उसी को हमने अंतिम संसद बना दिया था, ठीक है। और उसी ने इसको अनुमति दी थी, ध्यान रखना ना। और इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में था, ठीक है। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची आपके 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को रोकना इसका उद्देश्य था ना। 11वीं अनुसूची पूछूं आपसे, 73वां संविधान संशोधन लिखना आपके 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, ठीक है। और इसमें कितने विषय आपके 29 विषय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय, 18 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 73 से, ये 74 से, यहाँ पर 29 विषय, यहाँ पर आपके 18 विषय, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों का निर्माण करना है आपको और कोई राज्यों की सीमा में चेंज करना है, क्षेत्र में चेंज करना है, नाम में चेंज
करना है तो आर्टिकल नंबर 3 से होगा, ठीक है। आर्टिकल 1 में अभी आगे बताऊंगा, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कोई भी नया राज्य बनाना है आपको, पुराने में कोई भी नाम वाम चेंज करना है तो ये सारी बातें आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 23 की बात करूं तो मानव का दुर्व्यापार, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 है, ठीक है। मानव का दुर्व्यापार, मानव के अंगों की तस्करी जो है, ट्रैफिकिंग जो है, इसको रोकना, और बलात्श्रम जो फोर्स लेबर जो होता है आपके कि पिता भी कर रहा है फिर आने वाली पीढ़ी भी उसकी श्रम करने में लगी हुई है उसी एक जगह पर जो है, तो उसको फोर्स लेबर कहते हैं, इसको रोकना, ठीक है। आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है, आर्टिकल 39 ए 42वां संविधान संशोधन और आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड क्या बोलते हैं, फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी के द्वारा भारत में एक संस्था बनती है, इसका नाम क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा ना। आर्टिकल नंबर 48 ए की बात करूं आपसे तो आर्टिकल 48 ए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हो गया, पर्यावरण का जो संरक्षण है इसकी बात यहां पर की गई है, ठीक है। आर्टिकल 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होगा, शक्ति का पृथक्करण करना, इनमें कलेश ना हो आपस में, ठीक है। तो आर्टिकल 50 है कार्यपालिका सरकार और जो न्यायपालिका कोर्ट है इनमें कलेश को रोकने के लिए आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 85 महत्वपूर्ण आर्टिकल बेटा, संसद जो है उसके सत्र की शुरुआत कब कैसे होगी, कौन शुरुआत करेगा, समाप्ति कौन करेगा, समनिंग कौन करेगा, सत्रावत कौन करेगा, सत्रावसान कौन करेगा, ये सारी बातें आर्टिकल 85 में लिखी हुई है। और ये पावर किसके पास होती है, ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। कोई भी सत्र चालू करना है या समाप्त करना है ये पावर किसके पास में, पावर जो है राष्ट्रपति के पास में। लेकिन दोस्तों अगर किसी सत्र को बीच में रोकना हो, स्थगित करना हो, उसको बोलते हैं एडजॉर्न करना हो, ठीक है। स्थगित करना हो, एडजॉर्न करना हो तो ये पावर उस सदन के जो हेड होंगे उनके पास होगी, ठीक है। अगर लोकसभा के अंदर हो रही है तो स्पीकर के पास होगी, राज्यसभा में हो रही है तो किसके पास होगी, आपके जो उपराष्ट्रपति उनके पास होगी, ठीक है। तो सदन को स्थगित करने की पावर किसके पास में, ये ध्यान आपके उस सदन के हेड के पास में। बाकी सदन को शुरू करना हो, समाप्त करना हो, विघटन करना हो, ये पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास में। आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 110 पूछूं आपसे, मनी बिल की डेफिनेशन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 110। और मनी बिल केवल और केवल जो है लोकसभा में पेश होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 112 हमारे संविधान में जो बजट है उसका कोई उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का उल्लेख है। आर्टिकल 112 के अंदर एक साल का जो व्यय और जो आय है उसका लेखा जोखा। आर्टिकल 143, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर राष्ट्रपति को कभी लगता है कि देश के अंदर कोई कानूनी विषय उत्पन्न हो सकता है तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये पावर कहां पर है, आर्टिकल नंबर 143 में, ठीक है। सलाह कर सकती है ना। आर्टिकल 148 पूछूं आपसे तो भारत के जो सीएजी है वर्तमान में के संजय मूर्ति जो है ये भारत के वर्तमान सीएजी है, तो सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 148 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 161 पूछूं आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके, जो पावर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में वही पावर राज्यपाल के पास कहां पर है, आर्टिकल नंबर 161 में। बस दो पावर नहीं है, मार्शल लॉ को समाप्त, मार्शल लॉ को सजा को माफ करना और कैपिटल पनिशमेंट को माफ करना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 215, ठीक है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्ड कोर्ट होगा, ठीक है। हाई कोर्ट इज अ रिकॉर्ड कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट डिसीजन जो देगा उस डिसीजन को संभाल के रखेंगे और भविष्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कैसा केस आता है तो वहां उस डिसीजन का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड कोर्ट है, आर्टिकल नंबर 129 से, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 241 पूछूं आपसे, मतलब यूटी के अंदर जो हाई कोर्ट है इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 241 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 263 पूछूं आपसे, जो अंतरराज्यीय जो परिषद है इसके संबंध में बात कहां पर, आर्टिकल नंबर 263 में, ठीक है। जो इंटर स्टेट जो काउंसिल है इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है। और इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद इसके हेड होते हैं ना। आर्टिकल नंबर 266, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड जो है जिसको हम बोलते हैं संचित निधि कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार एक भी रुपया जो खर्च करती है वो कहां से निकालती है, यहां से निकालती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड से निकालती है, यहां से पैसा निकालने के लिए बिल लाना पड़ता है आपको। अगर 1 रुपया भी निकालना, अठन्नी भी निकालनी है ना तो भी बिल लाना पड़ेगा, कौन सा, विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल नंबर 114 के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 266 में आपके संचित निधि का उल्लेख किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 267 के अंदर आकस्मिक जो निधि है, कोई बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया तो उस समय जो पैसा चाहिए, अब बिल तो नहीं ला पाओगे उस समय आप जो है, तो कोई पैसा चाहिए अर्जेंट में तो यहां से निकालेंगे कंटिजेंसी फंड से और राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 279 ए जो है जीएसटी का उल्लेख, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख यहां पर, जीएसटी काउंसिल का 101वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां पर, आर्टिकल नंबर 279 ए में। जीएसटी की जो रेट होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% वो तय करता है जीएसटी काउंसिल और इसका हेड हमेशा कौन होता है, राष्ट्र, इसका हेड हमेशा वित्त मंत्री होता है। अभी जैसलमेर राजस्थान में इसकी बैठक हुई थी ना। आर्टिकल नंबर 312 पूछूं आपसे, ऑल इंडिया सर्विस है ना, ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे कि आपके आईएएस हो गई या फिर आईपीएस हो गई या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गई, आपके ये सारी की सारी क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है। ये आर्टिकल नंबर 312 में इसका उल्लेख है ना। आर्टिकल 315 पूछूं आपसे तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 315 में। और यूपीएससी की स्थापना कौन सा कमीशन था, ली आयोग जो है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। आर्टिकल नंबर 326 पूछूं आपसे, जो वोट डालने का जो अधिकार मिला है, वैक्स जो मताधिकार है सभी को दिया गया, आपको आर्टिकल नंबर 326 के अंदर, ठीक है। इस सवाल में यूपीएससी अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ चुका है, वैक्स मताधिकार का उल्लेख आर्टिकल नंबर 326 के अंदर। आर्टिकल 338 पूछूं आपसे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये आर्टिकल नंबर 338 है। इसी से अलग होकर क्या बन गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बन गया, आर्टिकल 338 हो गया। और 89वां संविधान संशोधन 2003 हो गया, ठीक है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आर्टिकल 338 ए के द्वारा बनाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 343 की बात करूं आपसे, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है इसकी बात यहां पर की गई, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें एक और अमेंडमेंट हो चुका है, 102वां संविधान संशोधन और 338 बी भी आ चुका है, ठीक है। 338 बी भी आ चुका है जिसमें किसका उल्लेख, आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहां पर है, आर्टिकल नंबर 338 बी के अंदर है। और संविधान संशोधन कौन सा है, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 103वां किसके लिए, 103वां जो अमेंडमेंट है वो ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए 10% रिजर्वेशन है, उसका उल्लेख 103 के अंदर ना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है, 1953 के अंदर। 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, ठीक है, कब की बात है, 19 के अनुसार धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को, कब की बात है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो नई यूटी बनाई गई, ठीक है। और इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है इनका विलय कर दिया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 की बात करूं आपसे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो भारत के लिए दो वर्ड का उल्लेख संविधान के अंदर किया गया, कौन कौन से, भारत वर्ड और इंडिया वर्ड। हिंदुस्तान वर्ड का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, ठीक है। और यूनियन ऑफ द स्टेट आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, हमारे यहां पर दोस्तों रीजनल काउंसिल है, ठीक है। जैसे कि उत्तर के विकास के लिए उत्तर आपके नॉर्थ काउंसिल है, ठीक है, ईस्ट के लिए ईस्ट है ना, साउथ के लिए साउथ है, वेस्ट के लिए वेस्ट है और मिड के लिए आपके मिड है। ऐसी 5 थी ना, लेकिन 1971 जो अधिनियम था इसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका निर्माण किससे किया, आपके 1971 के अधिनियम से किया। और इसका मुख्यालय कहां पर है, शिलोंग में इसका मुख्यालय है। और जो रीजनल काउंसिल जो होती है उनका हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर जो है, अपने मोटा भाई जो है अमित शाह जी, वो इसके हेड है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए नाम सुना आपने,
सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों आपको अमेंडमेंट किया गया कि जिनका बाप भारत है, ठीक है, जिन देशों का बाप दोस्तों भारत है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जिनका बाप भारत है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर जो माइनॉरिटी ग्रुप होंगे, देखो यहां पर तीनों के तीनों इस्लामिक कंट्री है, तो मुस्लिम यहां पर माइनॉरिटी नहीं होगा। यहां पर मुस्लिम के अलावा सब लोग माइनॉरिटी में, जैसे कि हिंदू हो गए, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सिख है, सब माइनॉरिटी में। तो उन जो आपके माइनॉरिटी जो ग्रुप है आपके, अगर भारत में आना चाहे तो भारत जो उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 से इस संशोधन के द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय सिटीजनशिप देने का प्रावधान है ना। एससी एसटी के लिए दोस्तों एक एक्ट भारत के अंदर है और वो अधिनियम कब का है? 1989 का एक्ट है। इसको बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं, 1989 का। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप जानते हो आर्टिकल 32 है, और अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को दिलवाने की गारंटी प्रदान करता है। गारंटी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, और गारंटी के लिए 5 तरह की रिट जारी करेगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस, परमादेश, मेंडेमस, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, प्रतिषेध और आपके कौन सा प्रतिषेध और आपके उत्परीक्षण, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4A या फिर फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए? 35 ईयर, उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर, राज्यपाल के लिए 35 ईयर ना, लोकसभा एमपी के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी के लिए 30 वर्ष होती है ना, एमएलए के लिए 25 वर्ष, एमएलसी के लिए 30 वर्ष होती है, ठीक है। इलेक्शन आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना कितने आपके 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, ये आपको सारी ध्यान रखनी है। अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है। एक बार जब चीन ने हमारे ऊपर अटैक करा 1962 की बात है, एक बार 1971 में जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ तब की बात है, और एक बार 1975 में जब आंतरिक अशांति हुई उसके आधार पर लगाया गया। यही तारीख थी 26 जून की तारीख। कौन सी थी? यही तारीख थी 26 जून की तारीख है। और अभी आप जानते हो अभी क्योंकि लगाने वाली गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, तो अभी जो आपकी सरकार आई है रसगुल्ला, उस सरकार ने 26 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, आप जानते हो, ठीक है। तो 3 बार भारत में आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले लोकसभा स्पीकर को, पहले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। ये सवाल पूछता है कि भाई भारत में ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले स्पीकर रह चुके हैं? आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति भारत में रह चुके हैं, मतलब इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन, मतलब कि जो भी उस पोस्ट पर व्यक्ति होगा वो अपने आप जो है राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। आर्टिकल नंबर 64 में बात लिखी हुई है, ठीक है। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। इसी दिन राज्यसभा की होती है, इसी दिन लोकसभा की पहली बैठक। स्टार लगाना, 13 मई 1952 को राज्यसभा की और लोकसभा की पहली बैठक होती है। अभी डिस्टर्ब मत करो रसगुल्ला ना, अभी केवल कंटेंट पर ध्यान दो। अभी तो तौलिए मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। अभी तो मैंने मार्च की शुरुआत की रसगुल्ला ना, आगे आगे देखो होता है क्या। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन आपके? देखो अरे डोपा, अध्यक्ष नहीं पूछा बेटा ना, अध्यक्ष मैंने सवाल सारे चुन चुन के निकाले। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन? आप जानते हो कि गणेश वासुदेव मावलकर है, पर कई लोग जल्दबाजी में करते हैं, जल्दबाजी में इसको अध्यक्ष पढ़ लेंगे ना। अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं, ठीक है। श्री एम अनंत सैनम अयंगर। स्टार लगाना, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? श्री अनंत सैनम अयंगर जो है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष है ना। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछूं आपसे, ये आपके भरतरी मेहता है, स्पीकर नहीं पूछ रहा हूं, प्रोटेम स्पीकर पूछ रहा हूं। कौन सी लोकसभा वर्तमान में आपके 18वें नंबर की अभी चुनाव हुए, ठीक है। महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम बाइकर ने लोकसभा चुनाव 24 की सबसे कम अंतर से 48 वोटों से जीत दर्ज की। सबसे बड़ी जीत कहां पर हुई है? शंकर लालवानी जी ने इंदौर से। सबसे बड़ी जीत आपके शंकर लालवानी जी इंदौर से। और सबसे छोटी जीत पूछूं आपसे, वो रविंद्र दत्ताराम जी का आपके कहां से? मुंबई सीट से हुई है 48 वोटों से, ठीक है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान जो परिषद है वो विद्यमान है। कौन कौन से आपके? तू भी मजा कर, कौन सा है? तू भी मजा कर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तू भी मजा करना। T फॉर तेलंगाना, U फॉर उत्तर प्रदेश, BHI फॉर बिहार हो गया, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर आंध्र प्रदेश, KR फॉर कर्नाटक, ठीक है। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है 100 सीट, कितनी? 100 सीट है ना। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश 58 है, तेलंगाना में 40, कुल मिलाकर 6 है ना। भारत में विधानसभा में न्यूनतम सीट कहां पर? पुदुचेरी में। अगर पूछे आपसे न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य होगा कौन? सिक्किम होगा, ठीक है। सिक्किम में कितनी आपके? सिक्किम में 32 सीट है ना। तो न्यूनतम सीट वाला राज्य पूछूं आपसे, वो कौन होगा आपके? वो है आपके सिक्किम, ठीक है। और न्यूनतम सीट पूछो कहां पर आपके? तो वो है पुदुचेरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। 26 नवंबर की तारीख को हमने पहले विधि दिवस के रूप में बनाया, वर्तमान में हम इसको संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल कभी नहीं पूछता कब स्टार्ट हुआ, तो 26 नवंबर 2015 से स्टार्ट हुआ है। उपलक्ष्य क्या था आपके? क्या कारण था उस तारीख को? क्योंकि उसी दिन अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी, इसलिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में आपके 24 अप्रैल 1973, अब तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो आपकी बेंच है वो इसी में बैठती है, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन हो सकता है, संसद संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है, बस केवल संविधान की जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नहीं छेड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, यह सिद्धांत आपके यहां पर आता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है, ये केवल आर्टिकल किसके लिए आपके? ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के संविधान में 44 नंबर का संशोधन अधिनियम 1978 से, देखो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 352 है ना, उसमें मूल संविधान में उसके 3 आधार थे, एक युद्ध था, एक आपके बाह्य आक्रमण था और एक आपके आंतरिक अशांति थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक है। जब 1975 में इसका दुरुपयोग करके नहीं भारत में इमरजेंसी को लगाया गया, तो उसके बाद सरकार चेंज हुई और 1978 में जब सरकार चेंज होती है, मोरारजी साहब जो है जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो पहले काम करते हैं क्या? इस आंतरिक अशांति वर्ड को हटा देते हैं और इसके स्थान पर आर्म रिवोल्ट आपके ना सशस्त्र विद्रोह जो है इस वर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1978 में इस वर्ड को हटाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार। देखो हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है आर्टिकल नंबर 14, लेकिन उसका अपवाद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 361 जो उसका अपवाद है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार की बात करता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज पूरी होना, जो भी पहले होगी वो होगी, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले कि जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, अगर इसकी बात करूं आपसे, तो कार्यकाल 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की एज जो भी पहले होगी वो होगी, ठीक है। ध्यान रखना। इसके अलावा आपके यूपीएससी का पूछूं आपसे तो भी यही होगा, ठीक है। सीएजी पूछूं आपसे तो भी यही होगा ना। तो सीएजी, यूपीएससी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, तीनों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज पूरी, जो भी वो पहले होगा, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से ना किसके प्रति? जो लोकसभा है इसके प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। और जो
आपके मंत्री है अकेला, वो आर्टिकल 75 तो कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसके प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। और एक दोस्तों कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है तो वो बन सकता है अगर वो मेंबर नहीं है, अगर वो मेंबर नहीं है तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 6 माह के अंदर उसको सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राधाकृष्णन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी राज्यसभा के 2 सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक पद पर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित, मैंने कहा ना 25 जून की तारीख को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 25 जून 1975 को आपातकाल जो है इसकी घोषणा होती है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब होता है? राजस्थान के नागौर जिले से होता है, ठीक है। बख्तरी गांव से, राजस्थान के नागौर जिले के बख्तरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके शुभारंभ करते हैं। लेकिन चुनाव पहली बार कहां हुए? 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थानों का पहला चुनाव जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव आंध्र प्रदेश में पहली बार हुए, पर ध्यान रखना शुभारंभ आपके नागौर जिले में होता है, पहली बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, तो ये हमारे 100 फैक्ट जो है वो आपके पूरे हो गए, ठीक है। काउंट कर लीजिए टाइम को, आपकी घड़ी में टाइम है और मेरे 100 फैक्ट है, ठीक है। आपकी घड़ी में टाइम है और मैंने आपको 100 पॉलिटी के जो फैक्ट है वो आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने वादा आपसे किया था कि मैं 1 घंटे में आपको इसको पूरे को पढ़ा दूंगा, तो 100 क्वेश्चन हमारे 100 से ऊपर ही रसगुल्ला ना, 100 से ऊपर ही, 100 तो मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसे आपके, मैंने 44 पेज पढ़ाए आपको, एक पेज में 3-4 क्वेश्चन तो है कम से कम आपके, तो 120 के आसपास क्वेश्चन है ना, 120 के आसपास जो है वो फैक्ट है। फिर एक फैक्ट के अंदर बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है, तो ये मैंने आपको एक पहली क्लास मेरी करवा देना, कम टाइम में असरदार क्लास मैंने पढ़ाई आपको, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण, आप एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ पाओगे, ये आप तय मान के चलना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली क्लास थी। मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि ऐसी जो क्लास आपकी कल भी आएगी, कल आपकी जो क्लास आने वाली है, मुझे मत बताओ आपकी कि सर मैच है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से। मेरा तो जो मैच चालू होगा आपके, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी चली जाएगी, भविष्य में भी दोबारा आएगी, ठीक है। पर जो ये समय चल रहा है ना, इस समय रसगुल्ला वापस नहीं आने वाला, इस समय एक बार गया तो फिर दोस्तों गया, ठीक है। आप तय कर लीजिए, आपको लगता है कि गुरुजी मैच देखना है तो मैच देख लेना, बाद में पढ़ लेना, पर मैं तो कल 8 बजे आऊंगा आपके सामने, ठीक है। मैं तो 8 बजे कल आऊंगा आपके सामने और ज्योग्राफी के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पढ़ाने वाला हूं आपको, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी? प्रयास किया कम टाइम में आपको सारी बातें पढ़ा सकूं, टाइम कम से कम लगे इसलिए पूरा मैंने प्रयास किया है। अब क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, आपका कोई कमेंट हो तो। बाकी बहुत जल्दी आपसे इसी महीने में आगरा में मुलाकात होने वाली है, तैयार रहना आगरा वालों। आगरा के बाद में बनारस में मुलाकात होगी और ये सफर ऐसे ही आपके आगे बढ़ता रहेगा, पर इस बार आगरा में आपसे मुलाकात होगी। चलिए कैसी लगी आपको मेहनत बताना मुझे, ये जो एक सप्ताह बेमिसाल मैंने चालू करा है, ऊपर मैंने लिंक लगवा दिया, चिंता मत कीजिए। ज्योग्राफी की क्लास कल उस लिंक पर होने वाली है, फिक्स 8 बजे आऊंगा, 1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है, 1 घंटे में 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके सामने पढ़ाकर चला जाऊंगा। जब भी आपका मन करे इस क्लास को सेव कर लीजिएगा, जब भी मन करे इस क्लास को वापस जो है एक बार कान में लगाकर ईयरफोन से सुन लेना, ये 100 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ठीक हो ही जाएंगे अगर सवाल कोई एग्जाम में आता है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, थैंक यू।